सस्टेनेबली थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अच्छा, जो हम लोग ये पूरी जर्नी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मुझे एक या दो चीज़ें बताइए जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है लेकिन फिर भी होती हैं, उससे बच नहीं सकते आप। आपकी लाइफ में भी ऐसी हुई होगी जो मतलब जानते हैं कि ये गलती हो जाती है लेकिन फिर भी वो होती है क्योंकि शायद वो पार्ट एंड पार्सल है उस जर्नी का। सर सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखा और मैंने खुद करी है और मैं आगे भी करूंगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, वो ये है कि जब मार्केट एक कंप्लीट बुल रन में होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ, वो डिविएशन हो जाते हैं प्रोसेस से। फिर आपके पास एक स्टॉक है जो आपने कहा कि अगर ये 5,000 के लेवल पे आ गया तो ये ओवर वैल्यूड है, मैं इसको निकाल दूंगा। तो आप तैयार हैं कि 5,000 आने वाला है, वो अगले दिन अपर सर्किट लग के 6,000 हो गया, तब कहेंगे नहीं शायद मार्केट को ज़्यादा मालूम है, मैं क्यों निकालूं भाई। तो वहाँ पे गलती होती है बुल मार्केट में, और बेयर मार्केट में भी ये गलतियाँ होती हैं। बेयर मार्केट क्योंकि लोग प्राइस देख के अपना पोर्टफोलियो कम कर देते हैं जब शार्पली कट आते हैं। ऐसे एक हुआ था बजाज फाइनेंस में कोविड के टाइम पे, 8,000 का स्टॉक 1,800 पे आ गया था, 1,900 पे। तो काफ़ी लोगों ने निकाल दिया सिर्फ ये सोच कि बाजार को ज़्यादा मालूम है, और कुछ लोगों ने लिया भी नहीं, बोला और नीचे आएगा, ये और आता ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी गलती है सर कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखिए। मार्केट जो है वो तो रोज आके डराएगा या रोज आके खुश करेगा, तो ये सेपरेशन जो है ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो रोज गलतियां होंगी, और ये गलतियां होती रहती हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, बहुत छोटा सा है, तुरंत वापस आते हैं और अभय जी से और दिलचस्प बातें करेंगे और कुछ और पूछेंगे इनसे, ये आपका वीकेंड कैसे मनाते हैं। छोटा सा ब्रेक। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई, और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था, और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था, और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं, और ये आंकड़े देखिए, अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है, और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है, और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन, और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद।
आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग गिडी लुकिंग एट दो स्पेस वेब इमेजेस। तो जितना एक्साइटमेंट स्पेस फैंस के बीच है आई एम श्योर उससे ज्यादा स्वागत है एक बार फिर से आपका राइजिंग स्टार्स में और आज के मेहमान हैं अभय अग्रवाल जी, पाइपर सेरिका के फाउंडर और सीईओ हैं, फंड मैनेजर हैं। बहुत दूसरों का पैसा मैनेज करने में ज़्यादा मजा आता है ना? प्रेशर भी ज़्यादा आता है। अच्छा, दूसरों का पैसा है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जी, जवाब बिल्कुल। देना पड़ेगा और बिल्कुल। कमा के भी देना पड़ेगा। जवाब ही नहीं देना, कमा के देना है। और सर लोगों का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता पैसों के साथ होता है और होना भी चाहिए। किसी ने ज़िंदगी भर कमाया है, उसकी रिटायरमेंट की पूंजी है, तो आप एक फंड मैनेजर की भी जिम्मेदारी होती है कि डिसीजन जिम्मेदारी से ले। अच्छा, फंड मैनेजर जो लोग होते हैं वो लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? मतलब वो सबसे पहले सुबह उठ के SGX निफ्टी देखते हैं, डॉलर इंडेक्स आजकल बहुत चल रहा है वो देखते हैं, देखते हैं आप ये सब? नहीं सर, मैं तो सुबह उठ के अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ हाँ, कि रात में उनका मुंह अच्छा ठिकाना वो बहुत ज़रूरी है, जैसे घर में शांति बनी रहे। हाँ। और उसके बाद एक नज़र रहती है हमेशा मार्केट्स में क्या हो रहा है। हाँ। अगर शार्प कट्स हैं या कुछ है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमेशा एक रेडार पे स्टॉक्स रहते हैं 5-10 की अगर इनका क्या प्राइस चल रहा है? गिरे तो और हम ले लें इन्हें या ऐड कर लें, एलोकेशन बढ़ा लें। तो वो एक नज़र रहती है। पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए बस उतना ही देखते हैं सर मार्केट। उससे ज़्यादा नहीं। रोज बीपी क्यों बढ़ाना? अब हाँ। इन्वेस्टमेंट कर दिया एक और बार। आपका शो देख लेते हैं तो फिर बस फिर जितना पता होना चाहिए पता चल जाता है। सुबह बस। वाला कि हाँ अभी दुनिया में क्या हुआ, और शाम को बस। अड्डा भी देख लेते बस राजनीति में क्या हो उससे रहा है वो ज़्यादा भी की देख कोई लिया। ज़रूरत नहीं। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फंड मैनेजर्स को या आपके ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को अपनी इस जर्नी में, इन्वेस्टिंग की जर्नी में दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है, लर्निंग क्या है उनके लिए, जो आपने सीखा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो मैंने सीखा सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है ये फुल टाइम जॉब है। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट को बीट कर लेंगे, तो वो तभी कर सकते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा करेज हो और पेशेंस हो। नहीं तो क्या है, मार्केट जो है वो उनको उनके स्टॉक से और पैसे से अलग कर देगा, कभी ना कभी कर देगा इमोशनली। तो कॉन्फिडेंस और करेज तब आता है जब आपने डीप रिसर्च किया हो, जब आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिले हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर से मिले हैं, सप्लायर से मिले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हैं, पूरा आपने 360 डिग्री रिसर्च किया है। और वो किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए कर पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि सबका काम है, धंधा है, अलग इंटरेस्ट है। राइट। तो ये जो फंड मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, ये उनको एक प्रोफेशनल मैनेजर्स पे छोड़ दें तो बेटर है। ये मेरी एक लर्निंग है। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैंने भी यही किया होता। Correct. क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। जैसे आपने कहा रोज थ्रेट्स हैं, रोज रिस्क हैं। किसी कंपनी के CEO ने रिजाइन कर दिया, उसका स्टॉक 10% गिर गया आउट ऑफ नोवेयर। अपना बीपी क्यों बढ़ाने का? अभय जी को पैसा दे दो, बिल्कुल अभय जी का बीपी बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ बढ़ाने के। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं आप अभय जी को दें, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, फुल टाइम जॉब नहीं है, तो किसी बढ़िया फंड मैनेजर को आप पैसे दे दीजिए। बिल्कुल। और वो आपके लिए मैनेज करेगा। आप गोल्फ खेलिए, बिल्कुल। आप जूडो सीखिए, बिल्कुल। आप क्यों अपना दिमाग इतना लगाएं? बिल्कुल। तो नहीं, और उस पर नजर रखिए अपना फंड मैनेजर के क्या परफॉर्मेंस है, आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टॉक लिया है। जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने आपको बताया कि उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो है, वो आप देखते रहिए। आप सवाल करिए उनसे कि आपने कहा था कि आप इस इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, फिर आपने क्यों किया। ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे अच्छी लग रही है आजकल? सर इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा, एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी कहूँगा मैं, सर्विसेज भी कहूँगा। एक तो रुपये का काफ़ी बेनिफिट है, डॉलर अप्रिसिएशन का, रुपया 82 के लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो मार्जिन्स और कॉम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्टर्स की बढ़ रही है। हाँ, कहाँ तक जाएगा? नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं साल का 5 से 6% डिप्रिसिएशन। इस साल तो 10 हो गया। इस साल 10 हो गया है, और वो भी कम हुआ है क्योंकि एक्चुअली डॉलर इंडेक्स 14 से 15% बढ़ा है। तो अभी भी हमारी आउट परफॉर्मेंस है डॉलर इंडेक्स में 4 से 5% की। तो अगर वो आउट परफॉर्मेंस हम निकाल दें तो रुपया 84 से 85 तक आ सकता है। 84-85 ऐसा एक टेक्निकल चार्टिस्ट से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी यही कहा था कि 84 हाँ। तक तो आराम से जा सकता है। इसमें बस यही है कि पर आरबीआई कभी ना कभी स्टेप इन करके शायद
रुपए को एक लेवल पे रखेंगे कितना करेंगे? 100 तो नहीं बिलियन कर डॉलर तो खर्च पाएंगे। कर चुके हैं। बिल्कुल, वही प्रॉब्लम वही है कि अब कितना करें, इट्स अ लूजिंग बैटल। मतलब जब आप सारी करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही हैं, मतलब पैसा भी चलेगा और रुपये भी नहीं रुपए बचा। में बचा, तो फिर उसमें क्या फायदा है। तो मुझे लगता है आरबीआई ने थोड़ा रेंज वो बढ़ा दी है अपनी। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या आप आईटी को शामिल करते हैं? आईटी में बिल्कुल शामिल करता हूँ सर। आईटी मुझे लगता है कि अगले 10 साल 15 साल तक इंडिया का फ्यूचर है। और आईटी में भी लोग देखते हैं तो सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज वालों को एक्सपोर्ट कंपनीज देखते हैं, पर अब हम देख रहे हैं छोटी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सैस बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, डेटा मैनेज तो वो जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं अब वो भी लाइमलाइट में आ रही हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जो फार्मा स्पेस में है, सीडीएमओ, सीएमओ, सीआरओ, कस्टम सिंथेसिस के जो ऑर्डर्स ला रही हैं कंपनीज, वो भी अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मार्जिन्स अच्छे हैं। और ये काफ़ी स्टिकी मॉडल है क्योंकि जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो वो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेबल केमिकल्स में हम देख रहे हैं तो इस तरह के, और मैन्युफैक्चर, और एक दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक तो एक्सपोर्ट हो गया, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स है महंगे हो गए, आप इंडिया में बना लीजिए, एसी आप यहाँ बना लीजिए, पीएलआई का तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर है और इसका फायदा मिलता रहेगा कंपनीज को आगे। अरे क्विक फायर राउंड करते हैं। आपको खाली समय में क्या अच्छा लगता है, खेलना या फिल्में देखना? खेलना। और खेलने में जूडो? नहीं, बहुत चीज़ें सर, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश, कुछ भी खिला लीजिए आप। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में अपना देसी खाना। देसी मतलब दाल चावल? दाल चावल बेस्ट, मतलब घर का बना हुआ देसी खाना। घूमने में विदेश में अच्छा लगता है कि देश में? दोनों। अभी आप विदेश गए थे थोड़े दिन पहले? हाँ, विदेश जाते रहते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। चैनल चेक करने के लिए? चैनल चेक यही चेक करने के लिए कि भारत के कंपैरिजन में बाकी देशों में क्या हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है वापस आके। खाली समय कभी किताब पढ़ते हैं? कौन सी किताब पढ़ते हैं? बहुत किताबें पढ़ता हूँ सर। मेरे एक किताब कोई बताइए बहुत ब्रीफली। सर एक मैं बताऊंगा, सारे इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। थोड़ी मोटी किताब है पर वो पढ़े ना तो उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी और डेवलप होगा। एक किताब है पुअर चार्लीज एल्मनैक। ओके। ये लिखी है चार्ली मुंगर जो वॉरेन बुफे के पार्टनर हैं काफ़ी साल से। तो इस एल्मनैक में उन्होंने क्या है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये उनके एसेज हैं, स्पीचेस हैं, थॉट्स हैं कि वो कैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। और सर ये चार्ली मुंगर ऑलमोस्ट 100 साल की उनकी उम्र होने वाली है। तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हम बहुत लकी हैं कि हम अभी तक उनकी नॉलेज, और वो बहुत फ्रीली शेयर करते हैं, मतलब उनको कोई छुपा नहीं, और जो कहते हैं कंसिस्टेंटली कहते हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से जो भी स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये इस बुक की ऑडियो बुक भी है क्या? ऑडियो बुक भी है सर। बस लाइफ इजी कर दिया आपने। मोटी सुन के जिनको डर लगा हो वो ऑडियो बुक है, बिल्कुल है। तो देखिए, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, दिमाग तरोताज़ा होता है, नई नई चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ये शो देखिए, आपको नए फंड मैनेजर से मैं मिलवाता हूँ, उनकी सोच को, इसका देखिए सीक्रेट बताता हूँ। मैं अभय अग्रवाल के दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के सवाल पूछता हूँ जिससे हमारे जो दर्शक है, जो निवेशक इन्वेस्टर है, वो समझ सकें कि एक साइकोलॉजी क्या होती है इन्वेस्टर की। और ज्ञान सबसे ज़रूरी है जीवन में। बिल्कुल, ज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो ज्ञान का शो है ये, इसलिए आप थोड़ा सीखिए, अपने पैसे लगाइए, समय नहीं है तो आप वैसे किसी फंड मैनेजर के साथ दे सकते हैं। अभय जी, आप स्टूडियो आए, मज़ेदार बातें की, बहुत मज़ा आया, और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फंड के लिए, आपके आगे के करियर के लिए। धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और आपके शो में आके। थैंक यू। तो आज के राइजिंग स्टार शो में इतना ही, और अगली बार किसी और फंड मैनेजर से, किसी और से दिलचस्प बातें करेंगे, और प्रॉमिस पूरा करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से स्ट्रेटजी से मुलाकात करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।